हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा एजुकेशनल क्लब विच वॉज फैमिली नोन एज दीक्षा बायो क्लासेज। आई होप आपको मेरी पहले की वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि आपको आने वाला सभी वीडियो नोटिफिकेशन उसका समय पे आपको मिले। और इसके अलावा अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आने वाले अगली वीडियो में उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो आज हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस करेंगे जो कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हम सेल के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्योंकि जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए एक ब्रिक या एक ईंट की आवश्यकता होती है, क्लियर, तो उसी प्रकार एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके की बॉडी को फॉर्मेशन करने के लिए क्या एक सेल की आवश्यकता होती है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी फॉर्मेशन जो होता है वो सेल और सेल के कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। क्लियर? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की और सेल का नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। कब किया? तो उन्होंने इन 1665 में सेल की खोज की थी। और किस में किया? तो इन द कॉर्क सेल में सेल की खोज किए थे। क्लियर? इन द कॉर्क सेल ऑफ प्लांट। देखिए ये तो बेसिक है इन्फॉर्मेशन है कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की? 1665 में। और इन द कॉर्क सेल ऑफ प्लांट में इन्होंने सेल की खोज की थी और इसका नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, सेल। क्लियर? एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने जिसको सेल देखा था वो सेल नहीं था, वो सेल का सेल वॉल था। क्लियर? जो कि एक डेड सेल वॉल थी जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं था। उन्होंने केवल सेल वॉल को देखा था, ना कि पूरे सेल को देखा था। और अगर लिविंग सेल की बात करें तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की थी। क्लियर? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक जी ने सबसे पहले एक लिविंग सेल की खोज की थी। देखिए सेल को एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट कहा जाता है क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी इंटायर फंक्शन जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? वो सेल से होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए, इवन एक सेल को जीने के लिए जो फंक्शंस होती है, पूरी इंटायर फंक्शंस होती हैं, पूरी प्रोसेस होती है एक उसको लाइफ या सर्वाइव करने के लिए, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो एक सेल के अंदर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक फॉर्मेशन, डीएनए फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर होगा। एटीपी फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर होती है। क्लियर? तो इसलिए सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट कहते हैं। Cell is known as structural and functional unit of life, which can exist independently. This line is most important कि सेल को एक लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है जो कि इंडिपेंडेंट होके सर्वाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? तो देखिए जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या है? एक ब्रिक की आवश्यकता होती है। उस ब्रिक से क्या होता है? वॉल बनती है। ब्रिक से वॉल बनेगी, फिर वॉल से क्या होता है? आपका एक रूम बनेगा, फिर फाइनली एक हाउस बनती है। क्लियर? ये है। उसी प्रकार एक सेल जो होता है वो कॉम्बिनेशन करके क्या होता है? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कॉम्बिनेशन करके क्या होता है? एक ऑर्गन बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देन फाइनली एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो आप देख रहे हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी यूनिट क्या दिख रही है आपको? सेल। तो इसलिए सेल को क्या कहते हैं? इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसमें सबसे बेसिक यूनिट आपका क्या है? सेल है। इसको इसलिए क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है
क्योंकि कंपोनेंट ऑफ सेल से ही पूरी एक बॉडी बनती है। तो सेल को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सेल को सर्वाइव करने के लिए जितने भी टाइप्स के इसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गेनेल्स। क्लियर। तो जितने भी टाइप्स के इसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, बायोकेमिकल फंक्शंस, मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये सभी जो भी आपके सेल को सर्वाइव करने के लिए फंक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं, वहीं से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए सेल जो होता है इंडिपेंडेंट होकर एग्जिस्टेंस या सर्वाइव कर सकता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रो कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। बट सेल को सर्वाइव करने के लिए जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका होना आवश्यक होता है सेल के अंदर, क्योंकि हर ऑर्गेनेल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। ओके। अगर मान लीजिए सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर दिया जाए तो क्या सेल को एनर्जी मिलेगी? एटीपी फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। अगर राइबोसोम को निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो इसलिए हर ऑर्गेनेल्स का होना सेल के अंदर इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई भी रिमूव किया जाएगा तो वो सेल से नहीं होगा, वो ए सेलुलर में आ जाएंगे, वो सेल नहीं होगा उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर और फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक्स। में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं या कंपोनेंट ऑफ सेल से बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। इवन वो यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो, प्रोकैरियोटिक्स ही क्यों ना हो, वो क्या होते हैं? वो सेल से बने होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पैरामीशियम, अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके। एक सिंगल सेल से बने होते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स एज बैक्टीरिया, ये भी एक सिंगल सेल से बने होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल के कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। ओके। सेल जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो होता है टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, देन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये इस प्रकार क्या होता है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सभी क्या हो रहा है? एक सेल से मिलके बने होते हैं। अब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन और उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कहा जाता है। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है तो इस पर हम समझते हैं। ओके। देखिए, फॉर एग्जांपल एक एटम्स जो होता है वो मिलकर एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, फिर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, फिर फाइनली ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, जो कि ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, फिर सेल का फॉर्मेशन होता है। फाइनली ग्रुप ऑफ सेल जो होता है टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, फाइनली एक होल ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? फॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हो रहा है, क्या हो रहा है? लाइफ का इवोल्यूशन ही ना हो रहा है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक प्रकार का इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। और कंपोनेंट ऑफ सेल किस प्रकार, किस सिस्टमेटिक्स, किस हायरार्की वे में, किस लेवल्स पे वो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, इस अरेंजमेंट को ही क्या कर रहे हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। और जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन सभी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टमेटिक्स या जो हायरार्की वे या ग्रेजुअल वे जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी फॉर्मेशन करने का, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम होगा। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स लेवल से ले तो पहले सबसे क्या एटम बनेगा, फिर मॉलिक्यूल्स बनेगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेगा, देन सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। ऐसा नहीं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहले ऑर्गन बन जाए फिर आपका सेल बने, ये इम्पॉसिबल है। तो जो एक लेवल होता है, जो एक सीक्वेंस है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? वो सेम होगा। दैट्स वाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। क्लियर। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है।
जिसमें नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग डिस्कस किया है। और नॉन डिफाइनिंग में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, डिफाइनिंग में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी क्या थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का था। अगर हम सिंपल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो कह सकते हैं हम कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ओके, उनमें सेल्फ रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होती है। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटेड इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मीन्स एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन प्रोसेस और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने, एडजस्ट करने की उनमें कैपेसिटी होती है, अपने आप को इवॉल्व करने की कैपेसिटी होती है। और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट मीन्स कंट्रोल ऑफ इमोशन, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग, कॉन्शियसनेस की प्रोसेस होती है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के में चेंजेस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देने के में भी वो कैपेबल होते हैं। तो ये आपका सिंपल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आप डिफाइन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो पॉइंट है ना सभी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद करने होंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपको दे सकता है। अगर एक भी मिस हो गया ना तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज़ आप इस पॉइंट को जो है, ये आपका डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आप प्लीज़ इसको तो इम्पोर्टेंट, सभी लाइन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कीजिए, ओके। और सब अच्छे से याद कीजिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी से आप याद करोगे तो आपको आगे बहुत ही फ़ायदा होगा इसका। आई होप आपको हर लाइन, हर पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो उसको भी दीजिएगा, कि ताकि मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी केयरफुल, बी सेफ, बाय बाय।